मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के 200 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके 10वीं की मैट्रिक फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए पहला सवाल जो है 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है और सवाल यही है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन रूसी क्रांति की देन है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल लेनिन ने कर दिया। अगला सवाल है रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो रूस में कृषि दासता को समाप्त जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कर दिया गया था। अगला सवाल है ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 दिन आगे चलता है। अगला सवाल है पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की अवधारणा मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा दिया गया। यानी कि जैसा सवाल है और इसका वैसा भी आंसर ही है। अगला सवाल है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले ये याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन कब से मनाया जाता है? तो 1975 से मनाया जाता है। अगला सवाल है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन और शोषण दोनों किया। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन और शोषण दोनों किया। अगला सवाल है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान का क्या हुआ? सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। तो यही बताइए कि आज़ादी के बाद भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या हुआ? तो भारत में आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कौन ऐसा जिला है बिहार में जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका याद रखिएगा जो बिहार की राजधानी पटना है उस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? तो आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। अगला सवाल है कि श्रम का परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो श्रम का जो भी व्यक्ति श्रम करता है तो उसको क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है। यानी कि श्रम का परिश्रमिक मजदूरी हो जाएगा। अगला सवाल है पूंजी का परिश्रमिक क्या होता है? तो पूंजी का परिश्रमिक ब्याज होता है। अगला सवाल है भूमि का परिश्रमिक क्या होता है? तो भूमि का परिश्रमिक लगान होता है। अगला सवाल है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यही सवाल पूछ देगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? तो वो याद रखिएगा यूपी में। भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला सवाल है इनमें से कौन खरीफ फसल है? तो आप लोग जानते हैं कि जो चावल होता है जो धान होता है वो क्या होता है? एक खरीफ फसल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? जो चावल है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उसको थोड़ा गर्मी चाहिए और थोड़ा सा ठंडा चाहिए। यानी कि चावल जो है यह उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। अगला सवाल है चावल क्या है? तो चावल बोले या धान बोले यह एक खरीफ फसल है। अगला सवाल है काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो महाराष्ट्र में की जाती है। ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है?
जो दाल है उसमें कौन सा स्रोत पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है दोस्तों प्रोटीन, दाल में प्रोटीन का अंश पाया जाता है। अगला सवाल है, किसे नगर का प्रथम नागरिक माना गया है? यानी कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, ये भी सवाल पूछ सकता है। या ऐसे भी सवाल पूछेगा कि किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो महापौर को नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। अगला सवाल है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध ग्राम पंचायत से है। अगला सवाल है, स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। ये भी 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला सवाल है कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये थोड़ा सा गलत है, ये ऐसे सवाल होना चाहिए कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? सवाल ऐसे है, फिर से सुनिए, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए लगभग 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल है, बिहार के एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो बिहार के एक नगर निगम में अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति 2 गो है, एगो अशोक मेहता समिति है और एगो बलवंत राय मेहता समिति है। यानी कि यदि एक गो देगा तो कौन एगो मार देना है, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन में है तो हम लोग दोनों मारेंगे, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से त्रिस्तरीय ढांचा कौन है? त्रिस्तरीय ढांचा कौन है? तो इनमें से सभी त्रिस्तरीय ढांचा है, चाहे वो सहकारी साख समिति हो या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो या पंचायती राज हो, ये सब तीनों क्या है? त्रिस्तरीय ढांचा है। अगला सवाल है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। अगला सवाल है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? आप लोग किताब पढ़ें, इसका जवाब बताइए कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी का नाम स्टालिन था। अगला सवाल है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है वहाँ के सम्राट को, रूस के सम्राट को वहाँ का जार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? कौन ऐसा दलहनी फसल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो राजमा एक ऐसा दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। अगला सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला सवाल है, किस भाग में मैंग्रोव वंश सबसे अधिक पाए जाते हैं? किस भाग में मैंग्रोव वंश सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में मैंग्रोव वंश सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला सवाल है, कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? कौन ऐसा जगह है भारत में जहाँ सबसे अधिक चाय निर्यात किया जाता है? यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता भारत का एक ऐसा पतन है जहाँ चाय का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है। अगला सवाल है, औस क्या है? तो औस, अमन, बोरो ये धान का एक प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, इनमें से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है।
अगला सवाल है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो जो ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन नहीं होगा, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है, चीन और क्या है, ब्रिटेन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। अगला सवाल है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। अगला सवाल है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कौन ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब यहाँ पर सवाल है कौन ऐसा जिला है बिहार का जिसका पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सही उत्तर हो जाएगा शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला सवाल है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनकम टैक्स को शामिल किया जाता है, आय कर को शामिल किया जाता है। अगला सवाल है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला सवाल है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये याद रखिएगा, ऐसा सवाल है आप लोग ऑप्शन नंबर ए मार्क किया जाइएगा, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। सवाल में यह भी उत्तर होगा कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर सी होगा, न कि ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार की आय में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अगला सवाल है किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि दलहनी फसल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो इनमें से कौन ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? दलहनी फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाएगा। अगला सवाल है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन है? तो वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहा जाता है। और ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि वर्षा ऋतु के मौसम में कौन सा फसल उगाया जाता है? तो धान, और धान को ही खरीफ फसल कहा जाता है। अगला सवाल है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। अगला सवाल है कि इनमें से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? और ये 2023 के सेकेंड शिफ्ट में, 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है। तो इनमें से कौन रोपण फसल है? तो चाय, गन्ना, रबड़, ये सब क्या है? रोपण फसल है। दोस्तों आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई, बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और अगला सवाल दिया गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जो कार्ल मार्क्स है उनका जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। अगला सवाल है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? कौन ऐसा व्यक्ति है जो यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो जो कार्ल मार्क्स थे वो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला सवाल है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? अब जो सवाल पूछ रहा है ये हिंदी में पूछ रहा है। वार एंड पीस का हिंदी हो जाएगा युद्ध एवं शांति। वार एंड पीस बोले या युद्ध एवं शांति बोले, यह किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की रचना है। अगला सवाल है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। अगला सवाल है लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि इनमें से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? इनमें से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कृषि, पुलिस, सिंचाई, इन तीनों को राज्य सूची में रखा गया है। अगला सवाल है कि इनमें से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? इनमें से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। अगला सवाल है किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? अब फिलहाल में नगर निगम की स्थापना कहाँ हो चुकी है? तो भागलपुर जिले में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। वैसे पटना में भी नगर निगम है और भागलपुर में भी नगर निगम की स्थापना हो चुकी है।
अगला सवाल है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है राज्य पुनर्आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो राज्य पुनर्आयोग का गठन 1953 का गठन फजल अली के अध्यक्षता में हुआ था। अगला सवाल है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। अगला सवाल है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। अगला सवाल है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है गरीबी गरीबी को जन्म देती है ऐसा किसने कहा? तो गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है ऐसा रैगनस नकर्स ने कहा था। अगला सवाल है विकसित राज्यों में ऊंची होती है। तो विकसित राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। जो देश विकास कर चुका है या विकासशील है, विकसित है, उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत का जो खाद्यान्न फसल है उसको धान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन खरीफ फसल है? इनमें से कौन खरीफ फसल है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो धान चावल है वो खरीफ फसल है, लेकिन ऑप्शन में कहीं धान चावल तो दिया नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। कपास खरीफ फसल है। अगला सवाल है कि धान का एक प्रकार है। तो धान 3 प्रकार के होते हैं, एगो औस, एगो अमन, एगो बोरो, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धान का अमन, औस, बोरो। अमन, औस, बोरो ये तीनों क्या है? प्रकार है। अगला सवाल है भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए सब व्यवस्था किया गया है, चाहे वर्षा जल संग्रहण हो, वाटर शेड मैनेजमेंट हो या ड्रिप सिंचाई हो, सब वर्षा भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए किया गया है। अगला सवाल है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। अगला सवाल है पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है? सवाल पूछा है कि पंचायती राज संस्थाओं की जब भी विघटन होता है, टूट फूट होता है, उसको कितने समय में चुनाव कराना जरूरी हो जाता है? तो 6 माह के अंतर चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। अगला सवाल है मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली एक खरीफ फसल है। अगला सवाल है आलू किस प्रकार की फसल है? आलू जो है यह किस प्रकार की फसल है? तो आलू जो है यह एक रबी फसल है। अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। अगला सवाल है समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च जुताई जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ये 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है, इसको भी याद आपको रखना है। अगला सवाल है इनमें से कौन रबी फसल है? इनमें से कौन रबी फसल है? तो जो गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, ये सब क्या है? रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। अगला सवाल है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? उजला सोना तो कपास को कहा जाता है, लेकिन सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। अगला सवाल है लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ये 2018 के सेकेंड शिफ्ट, 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। अगला सवाल है रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है रासपुतिन कौन था? तो रासपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रासपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। अगला सवाल है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला सवाल है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। और जो पीछे सवाल आपसे पेपर में पूछा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट, या उल्टा सवाल पूछ सकता है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो वहाँ का जार कहा जाता है। अगला सवाल है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है?
तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन कब से मनाया जाता है, तो 1975 ईस्वी से मनाया जाता है। अगला सवाल है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला सवाल है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया, तो कार्ल मार्क्स अपने दोस्त एंजिल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। अगला सवाल है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना ब्रिटेन की राजकुमारी थी। अगला सवाल है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंजेल्स थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल वही है, बस पूछने का नजरिया इसका बदल जाता है। अगला सवाल है किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है और ये हम लोग का सही सवाल अब पूरा होने वाला है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। यहाँ तक हम लोगों ने सही सवालों को दोस्तों देख लिया। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इस वीडियो को लाइक करते रहिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन है तो उनको भी इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगला सवाल है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है, तो खूनी रविवार 1905 के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। अगला सवाल है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा, जो बोल्शेविक दल का एक कार्यक्रम था अप्रैल थीसिस वो किसने लिखा अप्रैल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है, तो रूस में बहुमत वाले दल को बोल्शेविक कहा जाता है और अल्पमत वाले दल को मेंशेविक कहा जाता है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो रूस की संसद जो है उसका ड्यूमा उसका गठन हुआ था 1905 ईस्वी में। अगला सवाल है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। अगला सवाल है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला सवाल है सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। अगला सवाल है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीवी महालनोबिस थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीवी महालनोबिस भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया था, तो गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड योजना आयोग के कहने पर सुझाव दिया गया था, निर्धारित किया गया था। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है, तो कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर को कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अगला सवाल है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब हुआ था, तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय 1868 में लगाया गया था। अगला सवाल है भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय की गणना की विधि कौन है, तो राष्ट्रीय आय की गणना के ये तीनों के तीनों विधि सही हो जाएगा, चाहे वह व्यावसायिक गणना विधि हो,
चाहे उत्पादन गणना विधि हो या मूल्य योग विधि हो। ये क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना का विधि है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, उत्पाद एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पाद एवं आय गणना विधि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से तीनों है, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक तो है। अगला सवाल है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कृषि है। अगला सवाल है, y बराबर सी आई का फॉर्मूला किसने बताया? तो y बराबर सी प्लस आई का फॉर्मूला प्रोफेसर केन्स के द्वारा बताया गया था। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत का गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल है, कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। अगला सवाल है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक है। अगला सवाल है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो गरीबी के कुचक्र की धारणा रैगनस नकर्स के द्वारा दी गई है। अगला सवाल है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। अगला सवाल है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो वर्ष भर में यानी कि साल भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला सवाल है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? यानी कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन कम से कम 2400 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि शहरी क्षेत्र की बात करेगा तो आपको मारना है 2100 कैलोरी। यानी कि गांव के लोग गरीब है तो ज़्यादा खाएंगे तो उसको 2400 चाहिए, शहर के लोग अमीर है ये कम खाएंगे इसीलिए 2100 कैलोरी चाहिए। ये याद रखिए, उल्टा याद रखना है, ठीक है। क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा खाएंगे तो 2400 कैलोरी, शहर के लोग कम काम करते हैं कम खाएंगे तो 2100 कैलोरी, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। अगला सवाल है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य योग विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला सवाल है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष इब्राहिम रहीमतुल्ला जी थे। अगला सवाल है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1949 में हुआ था। अगला सवाल है, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। कुछ भी ऑप्शन मत मार दीजिए क्योंकि सब चारों ऑप्शन एक ही जैसा है, लेकिन सही उत्तर होगा पर कैपिटा इनकम। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। अगला सवाल है, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अगला सवाल है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठन किया गया था। अगला सवाल है, किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, इन सभी की मुद्रा क्या है? रुपया है। अगला सवाल है, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है।
अगला सवाल है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उससे क्या कहते हैं? तो उसे समावेशी विकास कहते हैं। और ऐसे 2 नंबरिया में आपसे सवाल पूछा जाता है कि समावेशी विकास किसे कहते हैं, तो आप 1 नंबरिया वाला भी याद कर सकते हैं या अपना जो लिखेंगे उसको भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? तो चक्रीय प्रवाह का संबंध 3 को बताया गया, उत्पादन, आय, व्यय, इन सभी से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का अंतर को बचत कहा जाता है। अगला सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र का है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन ऐसा राज्य है जो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। अगला सवाल है, चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बढ़िया होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला सवाल है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। अगला सवाल है कि रबी की फसल पैदा होती है। रबी फसल पैदा होती है जाड़ा में, बरसात में, गर्मी में? तो सही उत्तर हो जाएगा जाड़ा में। रबी की फसल जो होती है, गेहूं जो होता है वो जाड़ा में ही पैदा होती है, मटर जो होता है वो जाड़ा में ही होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट जो है वह उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। अगला सवाल है, अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है? तो जो अरेबिका है वो कहवा का, कॉफ़ी का एक उत्तम किस्म है। अगला सवाल है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना है? तो संसार के विश्व में चावल उत्पादक में भारत का स्थान दूसरा है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो भारत का उत्तर प्रदेश जो राज्य है सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन रबी फसल है? तो जो गेहूं होता है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। अगला सवाल है, इनमें से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? इनमें से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो जो गेहूं है वह व्यावसायिक फसल नहीं है, जबकि गन्ना, जूट, तंबाकू ये सब क्या है? व्यावसायिक फसल है। अगला सवाल है, इनमें से कौन रोपड़ फसल नहीं है? तो आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा, चाय, गन्ना, रबड़ ये तीनों क्या है? रोपड़ फसल है, जबकि गेहूं क्या है? रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? कौन ऐसा देश है जहां एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो सब हो जाएगा, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या चाइना हो, इन सभी में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला सवाल है कि क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ है? तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में हुआ है। अगला सवाल है, इनमें से कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं यो योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन छूटा हुआ है, तो आप लोग ऑप्शन डाल लीजिएगा। अगला सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन कहाँ हो गया भाई साहब? तो पशुपालन एवं जो मत्स्य पालन है यह प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? तो जो जितना है आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण ये सब सामाजिक संरचना का अंग नहीं है। अगला सवाल है कि किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश के विकास का स्तर उसकी साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय इन सभी पर निर्धारित किया जाता है। अगला सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, खनन ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कौन है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण सामाजिक कल्याण है। अगला सवाल है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इनमें से जो वित्त होता है, फाइनेंस होता है या आधारभूत संरचना का घटक होता है।
अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र का संबंध हरित क्रांति से है। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड ड्रीव विकास से संबंधित है। अगला सवाल है, ब्रॉडलैंड आयोग संबंधित है? तो ब्रॉडलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित है। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? तो जो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में जारी हुआ था। अगला सवाल है कि भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का परिश्रमिक लगान कहलाता है। अगला सवाल है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। अगला सवाल है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी हुआ था। अगला सवाल है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादातर अभी भी खेती करते हैं, इसीलिए जो प्राथमिक क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन आता है, कृषि आता है, खनन आता है। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो वैश्वीकरण की नीति से कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। अगला सवाल है, बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि है, कृषि पर अत्यधिक जनभार है, बाढ़ एवं सूखा का प्रयोग, यानी कि सब के सब हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है? तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक प्रति व्यक्ति आय है। अगला सवाल है, आर्थिक विकास संबंधित है? आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन दोनों से है। अगला सवाल है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों चरक को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला सवाल है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, ये सब के सब क्या जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इनमें से जो शिक्षा है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे का स्थान सबसे सर्वोच्च है। अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2017 से 2022 तक का है। अगला सवाल है, इनमें से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो जो राष्ट्रीय आय है वो राष्ट्रीय विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? तो राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में केरल राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है। अगला सवाल है, इनमें से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो इनमें से जो उद्योग है वो द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला सवाल है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक की है। अगला सवाल है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो गैस और बिजली उत्पादन को उद्योग क्षेत्र में रखा जाता है और उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, द्वितीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है।
अगला सवाल है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और ये हम लोग का आज का अंतिम सवाल, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे बढ़िया रूप लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।